जय हिंद। आइए अब हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी एज ए संसद के रूप में, ठीक है, जिनका भी चयन होता है किसी भी एक सदन में, चाहे राज्यसभा, अपर हाउस, हाउस ऑफ द एल्डर्स में, या फिर लोअर हाउस लोकसभा में, उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या उनके होने पर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इन दोनों के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। उसमें अंत में हम लोगों ने एक टर्म को पढ़ा था, एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो एक तो एंटी डिफेक्शन, ठीक है, और एक ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं जो कि पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 में दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा निर्णय लिया जाता है। लेकिन एक है एंटी डिफेक्शन लॉ, के बारे में भी हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। किस परिस्थिति में अगर कोई डिफेक्शन मतलब होता है ना, डिफेक्ट करना, बदल जाना, हट जाना, ठीक है, वही है डिफेक्शन। कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे कैसे एक लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, वह 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। देखो, इसको हम पढ़ने से पहले हम एक कहानी बताता हूँ हरियाणा की। हरियाणा में जैसे एक छोटा राज्य है, तो उसके लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, उसके चुनाव के बाद एक थे, ठीक है, मतलब एमएलए। तो एमएलए जो थे वो एक पार्टी सुबह किसी और पार्टी में थे, दोपहर किसी और पार्टी में चले गए, मतलब उसकी सदस्यता ले ली, और रात होते होते फिर दूसरी पार्टी में आ गए। कहने का मतलब है कि वह आयाराम गयाराम का जो है, यह कोटेशन बहुत पॉपुलर है, ठीक है, एनसीईआरटी में इसे पढ़ने को मिलता है हमें। तो आयाराम और गयाराम, इससे क्या होता है कि एक सरकार जो बनी हुई थी वह भी गिर गई, फिर जिसकी सरकार बनी वह भी गिर गई, फिर वह दोबारा उसी पार्टी में आ गए। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। ठीक है, आप जैसे जिस पार्टी के सिंबल से चुनकर आए हैं, लोगों ने आपको जिस सिंबल के आधार पे आपको वोट दिया है, उसके साथ भी यह एक धोखा है। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, मतलब ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीट करके यह बनाया कि पैसों के लालच में, मंत्री बनने और उस पद को पाने में, या कोई अदर लालच में, लोग जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत पैसा मिलता है इसमें, ये भी बात, मतलब करप्शन वगैरह मतलब होता है। मैन ऑफ इंटीग्रिटी अब रहे नहीं, जो कि पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद के कुछ वर्षों में देखने को मिला था। अब जो है पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं लोग। ठीक है, मतलब राजनीति को एज ए ऑक्यूपेशन, एक धंधा बना दिए, जिसमें कि इसका एक नकारात्मक छवि दिखाई देता है। तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना खरोद परोथ ना हो, मतलब नेताओं को बेचा ना जाए, तो इस मंडी को जो है कह सकते हैं कि काम डाउन करने के लिए, मतलब इस बाजार को, इस खरीद फरोख्त की बाजार को, इस घुसखोरी की बाजार को कह सकते हैं रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे किस स्थिति में कोई व्यक्ति की सदस्यता चली जाती है, अगर वो अपनी पार्टी किसी, जिससे वो टिकट पर चुनाव जीत, जिस सिंबल से और जिस पार्टी की टिकट से वो चुनाव जीत कर आते हैं, अगर उससे डिफेक्ट होते हैं, तो इन दैट केस हिज कैंडिडेचर विल बी समझ गया। तो वही है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। आगे देखिए, इसमें जो है ना, पहले कुछ जान लो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो एक डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन है 10th शेड्यूल याद रखना। एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसमें बना था, उसमें क्या प्रावधान था, वही प्रावधान जो इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और इसमें मैं बता देता हूँ कि आप जब सिंगल मेंबर अगर डिफेक्ट होंगे तभी सदस्यता जाती है। अगर पार्टी का ही स्प्लिट हो जाए, मतलब पार्टी ही दो भागों में विभक्त हो जाए, ठीक है, उस परिस्थिति में उसकी सदस्यता नहीं जाती है। इज दैट क्लियर? तो इस थोड़ी थिनर लाइन को आप समझने। अब पार्टी डिफेक्ट कैसे होगी? जब बहुत सारे मेंबर मिलकर एक साथ उस पार्टी से अपना कह सकते हैं संबंध तोड़ लेते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सबको घूस मिला होगा या सबने पैसा लिया होगा, मतलब आपसे मतभेद भी होते हैं, पॉलिटिकल कुछ डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशिएशन भी होते हैं।
पार्टी के अंदर कई एक पार्टी होते हैं, गुटबाजी चलता है उधर भी। पॉलिटिक्स अपने आप में कई एक प्रकार का पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, वो तो जो पार्टी में है उन्हें मालूम है, या फिर जो राजनीति शास्त्र को कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र को प्रैक्टिकल राजनीति के तौर पे पढ़ा है, या फिर जो राजनीति को अंदर से जानता है, ठीक है। तो पहली है डिस्क्वालिफिकेशन, किस परिस्थिति में आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो इफ ही वॉलंटरली गिव अप्स, वॉलंटरली मतलब स्वेच्छा से, gives up the membership of the political party on whose ticket he is elected to the house. House मतलब पार्लियामेंट, इन एनी हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में अगर जो भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से, उसके सिंबल से जीत कर आते हैं और स्वेच्छा से उन्होंने अगर उसके मेंबरशिप, देखो हर पार्टी की एक सदस्यता होती है, स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से अगर उसे पार्टी ने निष्कासित कर दिया तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर अपनी इच्छा से उस पार्टी के सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं, उस पार्टी को छोड़ देते हैं, कोई अदर पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इन दैट केस ही विल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा है इफ द वोट और एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस। देखिए इसे हम लोग एक व्हिप कहते हैं, जो कि पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब कभी भी अपोजिशन पार्टी, जैसे अभी अपोजिशन कांग्रेस, टीएमसी या जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं, विपक्ष की पार्टियां सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट बिल को पारित कराना होता है, जैसे हम लोगों ने बात किया था धारा 370 ट्रिपल ट्रा को। इन दैट केस, इस परिस्थिति में जो पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है या अपोजिशन पार्टी भी होते हैं, वो एक व्हिप जारी करते हैं। व्हिप जारी करने का मतलब है कि जो कह सकते हैं कि हेड ऑफ द पार्टी होते हैं, वो कहते हैं, हेड ऑफ द पार्टी मतलब उसकी एक अपनी कमेटी होती है, व्हिप की एक अपनी कमेटी होती है, और जितने भी कह सकते हैं पार्टी मेंबर सब मिलकर बैठते हैं, कोर जो पार्टी मेंबर होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ प्रमुख जो शिष्ट जन होते हैं पार्टी के, वो निर्णय लेते हैं कि हमें जो है इस बिल के पक्ष में वोट डालना है या इस बिल के विपक्ष में वोट डालना है, ठीक है। और फिर उस निर्णय के बाद अपने जितने भी मेंबर्स हैं उससे वह कहते हैं कि आप इस पार्टी के खिलाफ वोट डालें, या जैसे अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो कहेगी, वो क्योंकि उसके द्वारा बिल लाया जा रहा है, तो वो कहेगी कि हमें इस पार्टी और इस बिल के पक्ष में वोट डालना है, तो वो अपने व्हिप जारी करते हैं, एक प्रकार का आदेश जारी करते हैं अपने जितने भी उसके अपने पार्टी के मेंबर वहां एमपी के तौर पे होते हैं। इज दैट क्लियर? जो भी उनके एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वहां व्हिप जारी किया जाता है कि आपको इस बिल के समर्थन में या इसके अपोजिशन में आपको वोट डालना है, क्योंकि उस बिल को पारित कराना आवश्यक है। और इस परिस्थिति में अगर उस पार्टी का मेंबर किसी भी परिस्थिति में अगर वोट उसके खिलाफ नहीं डालता है, मतलब जो पार्टी के द्वारा व्हिप जारी किया गया है उस निर्देश के जो है विपरीत जाके वोट डालता है, उस परिस्थिति में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये प्रावधान बनाया गया है, ठीक है। दूसरा है अगर वह एब्सेंट हो जाता है, अगर वह कह दे ना कि हमें नहीं, हम उसे डिफर करते हैं, हम इस बिल पे मेरी अलग राय है, हम पार्टी के रायों से सहमत नहीं हैं और हम जो इससे अपने आप को एब्सेंट कर लेते हैं, उस परिस्थिति में भी सरकार को नुकसान होता है, क्योंकि जो बिल आती है और हर एक कह सकते हैं कि एक मेजोरिटी के तहत उसे पारित करना होता है, तो सरकारें देखती है कि इसमें मेजोरिटी है या नहीं, और अगर मान लो एक मेंबर एब्सेंट हो गया तो वो उसकी जो है कह सकते हैं बिल पारित होने से रुक जाएगी और उसकी हो सकता है लोकसभा में सरकारें भी गिर सकती है। तो इस परिस्थिति के लिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव हो तो सरकारें गिर चली जाएगी, ठीक है। तो इस परिस्थिति में उसकी जो है कह सकते हैं कि अगर वह कॉन्ट्रेडरी, मतलब कह सकते हैं कि पार्टी के दिए गए आदेशों के विपरीत जाके या तो एब्सेंट होता है या वोट डालता है, उस परिस्थिति में आपकी सदस्यता चली जाएगी। इसमें एक चीज और है कि अगर प्योर परमिशन ले लिया जाता है पार्टी से कि मेरी स्वास्थ्य खराब है या मुझे कुछ इमरजेंसी काम है, तो अगर पार्टी परमिशन दे देती है कि चलिए आप एब्सेंट रह सकते हैं, उस परिस्थिति में नहीं जाएगी, ठीक है। ये बातें जान, क्योंकि होता है राजनीति में कभी कभी हमें ऐसे काम लग जाते हैं,
ऐसे चाहे मान लो हमारा स्वास्थ्य खराब है, हम नहीं आ पाएंगे, तो पार्टी को पहले बताया जाता है, परमिशन लिया जाता है। अगर पार्टी परमिशन देती है, वो अपने नंबर को कैलकुलेट करती है, देखती है कि भाई क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है, क्या मैट्रिक्स बैठ रहा है, इन दैट केस उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। लेकिन आप पार्टी के विप, उसके दिए गए डायरेक्शंस और के खिलाफ अगर आप जाते हैं, वह कहती है कि जिसे वोट डालना है उस बिल के पक्ष और विपक्ष में जिस भी जैसा पार्टी का निर्देश होता है उसके अगर आप विपरीत जाते हैं या एब्सेंट करते हैं तो आपकी मेंबरशिप और सदस्यता रद्द हो जाती है। आगे है, इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब जैसे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं, भारत में सबको स्वतंत्रता है कि आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। जो इस देश का नागरिक है, दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ द कंट्री, दे कैन होल्ड एनी पॉलिटिकल ऑफिस ऑफ द कंट्री। कोई भी इस देश का नागरिक, सबको यह अधिकार है कि वह चाहे तो राष्ट्रपति पद को भी या फिर ऊंचे से ऊंचे पद, राष्ट्रपति से तो कोई ऊंचा पद होता है, उस पद को भी ग्रहण कर सकता है और एक वार्ड सदस्य भी बन सकता है। कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पदों पर वह आसीन होने के लिए स्वतंत्र है, यह हमें संविधान अधिकार देता है। तो इसी के लिए कहा गया है कि हम जो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत मतलब पॉपुलर लीडर होते हैं लेकिन वो उन्हें कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, तो इस परिस्थिति में वह स्वतंत्र रूप से आकर वह जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बाद वह जीतते भी हैं। कई बार देखोगे कि कई मेंबर जो है संसद में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो है इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं और जीतते भी हैं। उस परिस्थिति में जीतने के बाद अगर वह किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब उसकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। देखो, आप जब इंडिपेंडेंट खड़ा होते हो या किसी पार्टी के सिंबल से खड़ा होते हो, ठीक है, किसी भी सीट पे, तो लोग जो है आपका अपना व्यक्तित्व तो देखते ही हैं, साथ साथ पार्टी के किए गए कार्यों से भी प्रभावित होती है। पार्टी की जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी लोग वोट डालते हैं, देखते हैं कि यह कैंडिडेट किस पार्टी से है, किस पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, पार्टी सिस्टम जो इंडिया में है इसलिए तो बनाया गया है। तो अगर आप किसी एक पार्टी से ज्वाइन मतलब चुन कर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं या इंडिपेंडेंटली जीत रहे हैं और उसके बाद जीतने के बाद जब आप किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करते हैं तो यह उस लोगों के वोट का अपमान होगा। ठीक है, तो इसी के लिए जो है वह डिस्क्वालिफिकेशन का विधि यहाँ रखा गया है। चौथा है, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ 6 मंथ। ठीक है, कोई भी मेंबर जो कि देखो, राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियंस। इज दैट क्लियर? अगर ये 12 मेंबर या ये 2 मेंबर, ठीक है, किसी भी जो है कह सकते हैं नॉमिनेशन के बाद, जैसे नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा में, और उस नॉमिनेशन के बाद अगर वो किसी एक, उनकी इच्छा हुई कि हम चलो पॉलिटिकल पार्टी हमें ज्वाइन करना है, हम डायरेक्ट राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है, इन दैट केस अगर वो नॉमिनेशन भी उनका हो गया है, वो सदस्यता ग्रहण भी कर लिए हैं, तो अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अंडर 10 शेड्यूल जो है, एक बात हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि कोई भी सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन निर्धारित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर है? प्रेसिडेंट यह निर्णय लेते हैं कि किसकी डिस्क्वालिफिकेशन होना है या नहीं होना है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस इन लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें जो है हम एंटी डिफेक्शन लॉ में जो स्पीकर होते हैं ना लोकसभा के, वो निर्णय लेते हैं, और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट, वो निर्णय लेते हैं कि अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इन 10th शेड्यूल, इस 10वें शेड्यूल के अंतर्गत जो भी मेंबर को निष्कासित करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, उसके कैंडिडेचर को रद्द करना है, यह जो है लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन का अधिकार है। ठीक है, इसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे कहा गया था कि हम, जैसे पार्लियामेंट को एक प्रिविलेज है कि उसके अंदरूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भले हम उसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद
इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, कहने का मतलब है इस पे हम देख सकते हैं कि ये जस्टिस दिया गया है या नहीं, कोई मतलब इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो जस्ट एंड फेयर है या नहीं, जो मतलब संविधान के द्वारा नियम बनाए गए हैं वो संविधान कह सकते हैं कि विधि के द्वारा लिया गया है या नहीं। तो इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, बट इसके कह सकते हैं ना कि अधिकार, इस डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार सिर्फ स्पीकर इन लोकसभा और चेयरमैन इन राज्यसभा, इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 है, उसके अंतर्गत चाहे करप्शन हो या फिर कुछ भी कोई इलीगल या फिर कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हो इन इलेक्टोरल प्रोसेस, उस परिस्थिति में या हाउस ऑफ प्रॉफिट हो, ये सब परिस्थिति में प्रेसिडेंट उसे डिस्क्वालीफाई करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ है डिफेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, किस प्रकार से एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत वो लॉ भी बनाया गया है, ठीक है, कि कैसे मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, एक क्लियर हो गया? तो that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.